नमस्कार। भारत में जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, एक संस्था का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। ये संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित यानी तेजी से और प्रभावी निपटारा करना है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश बना है जिसने पर्यावरण के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की। आज की इस वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के कार्यों, इसकी शक्तियों और इसके न्यायिक महत्व का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले एनजीटी की स्थापना के पीछे कारण क्या थे? पहला, संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार शामिल है। इसलिए लोगों को शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन प्राप्त हो, इसके लिए वायु, मृदा और जल प्रदूषण को रोकने और उनके निवारण के लिए तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए इस अधिकरण की स्थापना की गई। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता। भारत ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन और 1992 के रियो सम्मेलन में भाग लिया, जहां सरकारों से पर्यावरणीय मामलों के लिए त्वरित न्याय प्रणाली यानी फास्ट जुडिशियल सिस्टम को विकसित करने का आह्वान किया गया। इसी के फलस्वरूप भारत में बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित कानून और संगठन विकसित किए गए, जिसमें से एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है। तीसरा, उच्च न्यायालयों पर बोझ। सामान्य तौर पे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग विषयों से संबंधित मुकदमों का बहुत ज्यादा बोझ है। इस वजह से पर्यावरण से संबंधित मामले वर्षों तक पेंडिंग रहते थे, लंबित रहते थे। उनका निर्णय समय से नहीं हो पाता था, जिसके लिए एक विशेष, एक कम औपचारिक और तेज न्याय तंत्र की आवश्यकता थी। फास्ट जुडिशियल सिस्टम की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के माध्यम से सरकार ने एनजीटी की स्थापना की। एनजीटी का संरचनात्मक ढांचा। एनजीटी की संरचना काफी विशेषज्ञतापूर्ण है। इसकी प्रधान पीठ और मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसके भोपाल, पुणे और कोलकाता में आंचलिक पीठ यानी शाखाएं भी हैं। इसमें एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन और अन्य न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इसके विशेषज्ञ सदस्य यानी एक्सपर्ट मेंबर बनने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर सिर्फ कानून के जानकार ही नहीं, बल्कि पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी सदस्य भी होते हैं, जो जो मामलों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पुनर्नियुक्ति के पात्र वे नहीं होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता यानी ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि अगर उन्हें दोबारा नियुक्ति नहीं मिलनी है तो वो किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या राजनीतिक के दबाव में नहीं आएंगे। एनजीटी के प्रमुख कार्य, कोर फंक्शंस ऑफ एनजीटी। तो अब हम बात करेंगे एनजीटी के कार्यों की। एनजीटी के कार्य कानून के अंतर्गत बहुत विस्तृत हैं। पहला, पर्यावरणीय विवादों का समाधान, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को निपटाना। तो एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए मामलों का निपटारा करता है, उन पर निर्णय देता है। दूसरा, कानूनी अधिकारों को लागू करना, एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित
7 प्रमुख कानूनों जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। तीसरा, मुआवजा और राहत, कंपनसेशन एंड रिलीफ। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को पर्यावरणीय क्षति होती है तो एनजीटी प्रदूषक यानी प्रदूषण करने वाले से उसे मुआवजा दिलवा सकता है। चौथा, एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी एक्टिविटी से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का खतरा है तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में भी उसे रोका जा सकता है। यानी यदि एनजीटी के सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा उद्योग, कोई ऐसी सरकार के आदेश जिनके माध्यम से पर्यावरण को गंभीर खतरा होने की संभावना है, तो भले ही उसके कोई साइंटिफिक एविडेंस न हो, फिर भी ये एनजीटी उसे रोक सकती है, रोकने का आदेश दे सकती है। पांचवा, पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान करें। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को ही उसकी बहाली की लागत देनी होगी। यानी जो व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उससे होने वाले नुकसान की भरपाई वही यानी प्रदूषण करने वाला ही भरे, उसका पेमेंट यानी भुगतान करे। छठा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, कि विकास भी अपनी रफ्तार से चलता रहे और पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचे या कम से कम पहुंचे या एक्सेप्टेबल लेवल तक ही पहुंचे। सातवां, स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनजीटी स्वतः संज्ञान यानी उसके पास भले ही कोई कंप्लेन न लेके जाए, लेकिन न्यूज, अखबार की या टीवी की न्यूज के आधार पर ही वह किसी पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। यह है सुओ मोटो पावर्स। तो एनजीटी के पास क्या शक्तियां हैं? एनजीटी की शक्तियां और प्रक्रिया। तो एनजीटी की शक्तियां हैं, पहला, सिविल कोर्ट की शक्तियां। एनजीटी एक सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करता है, अर्थात जो पावर अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए सिविल कोर्ट के पास है वो सारी पावर्स एनजीटी के पास है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, नेचुरल जस्टिस को फिक्स करने के लिए यह सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की जटिल प्रक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से चलता है। अब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है वो हम आगे किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। त्वरित न्याय, एनजीटी का प्रयास होता है कि उसके समक्ष जो भी आवेदन आए उनका अंतिम निस्तारण यानी फाइनल डिस्पोजल 6 महीने के भीतर कर दिया जाए। यदि एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो वो 3 साल तक की जेल या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगा सकता है। एनजीटी का महत्व और सीमाएं, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। यह न्यायपालिका पर पर्यावरणीय मामलों का बोझ कम करता है। यानी एनजीटी की वजह से जो पर्यावरण से संबंधित मुकदमे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, वो अब एनजीटी देखता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लोड कम होता है। दूसरा, सस्ते और त्वरित न्याय की व्यवस्था। इसके माध्यम से तेजी से न्याय होता है और सस्ता होता है, महंगी फीसें या कोर्ट फीस देना नहीं पड़ता। इसने दिल्ली की हवा, यमुना नदी और औद्योगिक प्रदूषण पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए। एनजीटी की सीमाएं हैं कि एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सिर्फ 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, जो इसे अंतिम बनाती है, लेकिन प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है। अर्थात एनजीटी के आदेशों के खिलाफ पीड़ित पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, जहां से इसे लंबे अवधि तक खींचा जा सकता है और वहां अपील करने के लिए पीड़ित पक्षकार को 90 दिनों का समय
मिलता है, 3 महीने। इस वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अंत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक मजबूत आधारशिला है। यह सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि पर्यावरण के एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सतत विकास की अवधारणा को साकार करता है। उम्मीद है एनजीटी के कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ऑन कर लें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।